एक बड़ी खबर आपको बता दें, रेलवे बोर्ड ने एक बड़ा फैसला लिया है। 1 जुलाई से 12 अगस्त तक बुक सभी रेल टिकट रद्द कर दिए जाएंगे। 12 अगस्त तक शुरू नहीं होगी नियमित रेल सेवाएं। स्पेशल, राजधानी और एक्सप्रेस ट्रेनों पर कोई रोक नहीं है, जो चल रही है वो चलेंगी। ट्रेन सेवा बहाल करने पर रेलवे बोर्ड का फैसला कि 1 जुलाई से 12 अगस्त तक के बीच की जितनी भी ट्रेनों में टिकट्स बुक थे उन सभी को कैंसिल कर दिया जाएगा और जो अभी स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं उनका चलना जारी रहेगा, लेकिन नियमित तौर पर अभी फिलहाल रेल सेवाएं शुरू नहीं होंगी। कांग्रेस आज प्रदेश भर में गलवान के शहीदों को श्रद्धांजलि देगी। इसके लिए जयपुर के शहीद स्मारक पर मुख्य कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें सीएम अशोक गहलोत समेत कई मंत्री शामिल होंगे। शहीदों को सलाम दिवस कार्यक्रम शहीद स्मारक पर सुबह 10:30 बजे होगा। इसी सिलसिले में सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक कांग्रेस जन अपने अपने क्षेत्रों में शहीद स्मारक या महात्मा गांधी की प्रतिमा या स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित स्थल पर बैठकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इन कार्यक्रमों के दौरान कोरोना महामारी को लेकर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन किया जाएगा। कांग्रेस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी स्पीक अप फॉर आवर मार्टियर्स ऑनलाइन अभियान भी चलाएगा। अब एक नजर डाल लेते हैं कोरोना के ग्राफ पर। प्रदेश की स्थिति अगर आपको बताएं तो मरुधरा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 16,296 तक पहुंच गई है। राजस्थान में 287 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 287 नए मामले सामने आए। प्रदेश में कोरोना से अब तक 379 लोगों की मौत हो चुकी है। 16,296 पॉजिटिव में से 12,840 नेगेटिव हो चुके हैं और उनमें से 12,563 को अपने घर भेजा जा चुका है। तो यह प्रदेश की स्थिति है। 3,077 एक्टिव केस हैं इस वक्त प्रदेश में जिनका इलाज चल रहा है और पिछले 24 घंटे में 229 लोग रिकवर हुए, जिनमें से 212 को डिस्चार्ज कर दिया गया। प्रदेश में प्रवासी पॉजिटिव की संख्या 4,685 हो गई है। रिकवरी रेट सबसे बेहतर है पूरे देश में राजस्थान का, जहां 78% लोग रिकवर हो चुके हैं। तो ये ओवरऑल स्थिति प्रदेश की आप देख सकते हैं। 16,296 मामले, 3,077 एक्टिव केस हैं जिनका इलाज चल रहा है। 12,563 अपने घर जा चुके हैं ठीक होकर। 379 लोगों को अपनी जान कोरोना की वजह से गंवानी पड़ी है। और अलग अलग जिलों की स्थिति अगर आपको बताएं, प्रदेश में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर सीएम अशोक गहलोत ने गुरुवार को देर रात समीक्षा बैठक की। बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा समेत कई आलाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि दिन ब दिन संक्रमित की संख्या में इजाफा हो रहा है, वो हमारे लिए चिंता का विषय है। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि हेल्थ प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन हो, साथ ही विदेश से आने वालों को क्वारंटीन की व्यवस्था पुख्ता हो। सीएम गहलोत ने कोरोना जागरूकता अभियान के तहत आम लोगों की भागीदारी के लिए सेल्फी चैलेंज दिया है। सीएम ने खुद मास्क लगी सेल्फी ट्वीट करके आम लोगों से अपील की। सीएम ने लिखा कि जैसा कि आप सब जानते हैं, हम कोरोना से बचाव का 10 दिवसीय जागरूकता अभियान चला रहे हैं। आप भी #मैं सतर्क हूं के साथ मास्क पहने हुए वीडियो और फोटो अपलोड कीजिए। मास्क पहनिए, 2 गज की दूरी रखिए, हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन कीजिए और सावधानी रखते हुए अपने आसपास कोरोना को लेकर जागरूकता फैलाएं।
चीन से सटी भारतीय सीमा में चीनी सैनिकों की गतिविधियों को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि देश की अखंडता और चीनी सेना के मंसूबों को लेकर जो भी सरकार से सवाल कर रहा है उसे सरकार डराने में लगी है, फिर चाहे सेना के पूर्व अधिकारी हों या राजनीतिक दल। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने साफ किया कि आज देश की सीमाओं पर एक गंभीर चुनौती है। We demand from the Prime Minister on behalf of the country, we have these questions, we demand answers from the Prime Ministers. All the newspaper reports, the quotes by retired army generals and satellite images and the experts who have been opining that the Chinese have made several incursions. Why is the Prime Minister trying to contradict all of them? What is he trying to hide? Did the Prime Minister mislead people in the all-party meeting? Is our second question. We demand whether we were all misled. Has the Chinese army come and erected their tents on PP-14 point at the Pangong Tso Lake area from finger 4 to finger 8? New bunkers being constructed by the Chinese army? Are they trying again to make fresh incursions? The Prime Minister and the Defense Minister need to come out clean, take the nation into confidence. बाबा रामदेव की कोरोनिल दवा पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने साफ तौर पर कहा है कि इसके लिए ना तो आईसीएमआर से अनुमति ली गई और ना ही मुझसे किसी तरह की स्वीकृति ली गई है, इसलिए बिना आधार के इस तरह की दवा की मार्केटिंग करना जायज नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार आयुर्वेद के खिलाफ नहीं है। प्रदेश भर में लोगों के इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए आयुर्वेद विभाग की ओर से इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काढ़ा वितरित किया जा रहा है। हमने प्लाज्मा थेरेपी यहां शुरुआत की तो आईसीएमआर से परमिशन लेके की, बिना प्रोसीजर को फॉलो किए हुए कोई भी क्लिनिकल ट्रायल मैं समझता हूं लीगल नहीं है। अगर उनको आईसीएमआर ने परमिट किया है तो फिर आयुष मंत्रालय ने रोक क्यों लगाई? उत्तराखंड वाले स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि हमसे तो इन्होंने इम्यून सिस्टम बूस्टअप करने की परमिशन ली थी, राजस्थान सरकार ने कोई परमिशन दी नहीं है। तो बिना सरकार की परमिशन के इस महामारी के दौर में जिससे लाखों लोगों की मौत हो गई है और पूरा देश और पूरी दुनिया जूझ रही है इस महामारी से, उसमें आप क्लेम करोगे हमने दवा खोज ली है, कोई तो आधार होगा उसका। बिना आधार के इस तरह की मार्केटिंग करना मैं समझता हूं जायज नहीं है इस महामारी के दौर में। ये तो भद्दा मजाक है और ना इनको आईसीएमआर से कोई परमिशन मिली है। और जिस ढंग से प्रोडक्ट, अगर ये कहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए है, मुझे कोई एतराज नहीं होता। हम खुद ही काढ़ा वितरित कर रहे हैं राजस्थान के अंदर, जो शानदार वितरित कर रहे हैं यूनानी वाला। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात सीबीएसई एग्जाम्स पर कोरोना के मार की। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं क्लास के बचे हुए एग्जाम को कराने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। महाराष्ट्र, दिल्ली और ओडिशा ने परीक्षा कराने में असमर्थता जताने का हलफनामा दिया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 10वीं और 12वीं की 1 से 15 जुलाई के बीच होने वाली परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया है। बता दें, सीबीएसई ने कक्षा 10वीं परीक्षाओं को पूरी तरह कैंसिल करने का फैसला किया है, जबकि कक्षा 12वीं की परीक्षाएं अब वैकल्पिक होंगी या इंटरनल असेसमेंट के आधार पर मार्क के लिए राजी हों या फिर माहौल उपयुक्त होने पर परीक्षा दें, जिसे लेकर अधिसूचना आज जारी हो सकती है। खबर कोटा के शिवपुरा से है, जहां देर रात कुछ बाइक सवार बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में जमकर आतंक मचाया। तलवार, लाठियों और हथियारों से लैस ये सभी बदमाशों ने इलाके के कई दुकानों में जमकर तोड़फोड़ की। इस बीच जब तक वहां मौजूद लोगों ने उसे समझा पाते
लोग कुछ समझ पाते, सभी बदमाश वहां से भाग निकले। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने नाकाबंदी कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। यहाँ अंदर बैठा हुआ था, हाँ। 2 जने और थे मेरे साथ में, 2-3 बच्चे बाहर चाय पी रहे थे। कम से कम 30-40 लड़के आए, हथियार थे उनके पास, किसी के पास तलवार, किसी के पास डंडा था, किसी के पास धारियां, इस टाइप के हथियार थे। 15-20 करीब लड़के थे, मोटरसाइकिलों पे हथियारों से लैस थे। इन्होंने 3-4 जगह यहाँ दादाबाड़ी महावीरनगर इलाके में तोड़फोड़ की है। इनके संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी लगी है, जल्दी हम लोगों को इनको उठा लेंगे, कार्रवाई करेंगे। हम लोगों ने भाई साहब तो भाई आज जो कॉलेज गाड़ी से मैं तो जाना भी कोई नहीं, हाँ वो तो देता है भैया। लॉकडाउन ने राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन को बड़ा झटका दिया है। देखिए एक रिपोर्ट। लॉकडाउन की मार, सपना हुआ तार तार। कैसे होगा आरसीडीएफ का बेड़ा पार? मिल्क पाउडर बना मुसीबत, सोचा मुनाफा बनी समस्या। उम्मीद तो मोटे मुनाफे की थी, मिल्क पाउडर से 100 करोड़ के फायदे की थी, लेकिन लॉकडाउन की मार ऐसी पड़ी कि मुनाफा तो दूर, मंसूबा मुसीबत बन गया। और अब राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन यानी आरसीडीएफ को लॉकडाउन की बड़ी मार झेलनी पड़ रही है। लॉकडाउन से पहले आरसीडीएफ को उम्मीद थी कि संस्था इस बार स्किम्ड मिल्क पाउडर बेचकर 100 करोड़ रुपए की कमाई करेगी, लेकिन सारा समीकरण गड़बड़ा गया। दरअसल इस बार बाजार में स्किम्ड मिल्क पाउडर की काफी कमी थी। चूँकि आरसीडीएफ के डेयरी संघों के पास दूध पर्याप्त मात्रा में आ रहा था, इसलिए उम्मीद थी कि स्किम्ड मिल्क पाउडर को बेचकर 100 करोड़ का मुनाफा कमाया जाएगा। तभी लॉकडाउन हो गया और सपने ही रह गए। बिल्कुल बिजनेस सारा खत्म हुआ है। लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार के द्वारा हमें निर्देशित किया गया था कि भाई जो भी किसानों को जितनी संभव मदद है वो मदद दी जाए। उस लॉकडाउन पीरियड के दौरान हमने 4-5 लाख लीटर दूध एक्स्ट्रा खरीदा। उस एक्स्ट्रा दूध को हमने घी और पाउडर बनाना पड़ा। लॉकडाउन के दौरान हर रोज करीब 4 से 5 लाख लीटर अतिरिक्त दूध डेयरियों में आया, जिसे घी और स्किम्ड मिल्क पाउडर यानी SMP बनाकर खपाया गया। अब लॉकडाउन के दौरान जमा हुआ घी और SMP का 14,000 मीट्रिक टन का स्टॉक समस्या बन गया है, जिसे खपाने के लिए आरसीडीएफ ने मिड डे मील में पाउडर का दूध शामिल करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के पास भेजा है। 5 से 6 हज़ार मेट्रिक टन जो हमारे पास में अभी सरप्लस में है, उस सरप्लस पाउडर को हम अगर बच्चों के स्कूल्स में अगर वो चल जाए तो एक उसकी सेल्फ लाइफ भी बहुत अच्छी है, बच्चों को एक न्यूट्रिशियस फूड भी मिल जाएगा। आरसीडीएफ को लॉकडाउन की बड़ी मार झेलनी पड़ रही है, लेकिन उम्मीद बरकरार है। आज भी हम करीब 15-16 लाख 17 लाख लीटर के आसपास दूध हम लिक्विड मिल्क सेल करने की स्थिति में है। और बाकी घी आज भी हम करीब जो लॉकडाउन के खुलने के बाद में हमारा करीब डबल सेल हो चुकी है अभी भी, और आगे भी धीरे धीरे बढ़ रही है। आरसीडीएफ का कहना है कि अब उत्पादन के मुकाबले बिक्री ज्यादा होने लगी है, इसलिए चिंता की बात नहीं। अधिकारी कह रहे हैं कि घी और SMP का स्टॉक समय रहते खपा दिया जाएगा और डेयरी संघों को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। अब बात उस खबर की जिसने कल शाम होते होते बिहार के कई घरों की खुशियां छीन ली। आसमान से ऐसी आफत बरसी कि 85 से ज्यादा लोग काल के गाल में समा गए। भारी बारिश के बीच आसमान से गिरी मौत के आंकड़े डराने वाले हैं। गोपालगंज में आकाशीय बिजली गिरने से जिले में जहां एक दिन में 14 लोगों की मौत हो गई, वहीं आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। घायलों की परेशानी और बढ़ गई जब अस्पताल में बदइंतजामी दिखा। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पानी भरा हुआ है। अस्पताल में सिर्फ एक डॉक्टर थे, वो भी अपने चैम्बर से बाहर नहीं निकल रहे। अभी इलाज शुरू होता उसके पहले ही बिजली चली गई, ऊपर से जनरेटर का भी इंतजाम नहीं था। सिवान में भी वज्रपात ने कहर बरपाया। सिवान के कई प्रखंडों से मूसलाधार बारिश के बीच आकाशीय बिजली से मौत की खबरें आई, जिसमें बढ़हरिया प्रखंड में 2, हुसैनगंज, सिवान और हसनपुर में एक मौत की खबर है। मधुबनी में आकाशीय बिजली एक दंपत्ति पर गिरी और दोनों की मौत हो गई। घटना फुलपरास थाना इलाके के
बेल्हा गांव की है। घटना के वक्त दोनों खेत में काम कर रहे थे। जिले में वज्रपात ने 7 लोगों की जान ले ली। भागलपुर में आकाशीय बिजली की चपेट में आकर 6 लोगों की मौत हो गई, वहीं कई लोग झुलस गए। नवगछिया के परबत्ता में 5 मवेशियों की मौत हो गई। नारायणपुर में 12 साल का एक बच्चा तो नवगछिया में 18 साल के युवक की जान चली गई। वहीं परबत्ता और अकबर नगर से भी मौत की खबरें आई हैं। भागलपुर से सटे नवगछिया में भी 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 3 लोग झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। घटना 3 अलग अलग इलाकों की है। जहानाबाद में भी लगातार हो रही बारिश से जहां किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, वहीं वज्रपात से घोसी में एक शख्स की मौत हो गई। पहले से ही कोरोना की वजह से लोग परेशानी झेल रहे हैं। ऐसे में गुरुवार को जोरदार बारिश के बीच वज्रपात जैसे कहर बनकर आ गया। पूरे प्रदेश में कई लोगों की जिंदगी इस आकाशीय बिजली की वजह से खत्म हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राजस्थान में गरीब और असहाय व्यक्ति का पेट भरने के लिए गहलोत सरकार इंदिरा रसोई योजना लाने जा रही है, जिस पर जमकर राजनीति होने लगी है। एक रिपोर्ट देखिए। प्रदेश सरकार पर बीजेपी का प्रहार। मेरी जानकारी में है कि राजस्थान की सरकार मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना जो पहले वसुंधरा जी के राज में चल रही थी, उसका नाम बदलकर योजना को प्रारंभ करें। बीजेपी के वार पर कांग्रेस का कड़ा पलटवार। नाम बदलने का काम तो भारतीय जनता पार्टी करती है, हम तो कोई नई योजना चालू करना चाहते हैं। रसोई पॉलिटिक्स की जय जयकार। गहलोत सरकार ने वसुंधरा राजे के राज की एक और योजना का नाम क्या बदला, बीजेपी तिलमिला उठी और पूर्व यूडीएच मंत्री ने सरकार पर सवालों की बौछार कर दी। मेरी जानकारी में है कि राजस्थान की सरकार मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना जो पहले वसुंधरा जी के राज में चल रही थी, उसका नाम बदलकर योजना को प्रारंभ करें। बीजेपी का आरोप है कि जिस अन्नपूर्णा रसोई योजना को वसुंधरा सरकार ने शुरू किया था, उस पर सियासत की जा रही है। मौजूदा सरकार नए नाम से अपना काम दिखाकर जनता को परोसने जा रही है। आज कांग्रेस पार्टी की सरकार ने लंबे समय तक इस योजना को बंद करने के बाद आज लोगों के दबाव में आकर जनता की डिमांड पर उस योजना को प्रारंभ कर रही है। जबकि कांग्रेस चीख कर कह रही है कि इंदिरा रसोई योजना का अन्नपूर्णा रसोई योजना से कोई संबंध नहीं है। योजना का नाम और स्वरूप बिल्कुल नया है। इसके पीछे गहलोत सरकार की मंशा एकदम साफ है। कोई भूखा ना सोए, शहरी गरीबों को भोजन मिले। इस योजना पर सरकार हर साल 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिससे जरूरतमंदों को रियायती दर पर 2 वक्त का भोजन मिलेगा। एनजीओ के जरिए योजना चलाई जाएगी और आईटी के जरिए योजना की प्रभावी मॉनिटरिंग होगी। नाम बदलने का काम तो भारतीय जनता पार्टी करती है, हम तो कोई नई योजना चालू करना चाहते हैं। जनता का मेरी तेरी योजना से कोई सरोकार नहीं। उसको तो इंतजार है कि सूबे की सरकार गरीब, असहाय और जरूरतमंदों का पेट भरने के इस रसोई योजना का कब से आगाज करेगी। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए लवली वाधवा की रिपोर्ट। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।